हेलो फ्रेंड्स, तो हम डबल ए नोट से माइनर्स कर रहे थे। बायोकेमिस्ट्री की थ्योरी हमने पढ़ ली थी। आज हम इसकी पढ़ेंगे। अ चाइल्ड प्रेजेंटेड विद डार्क कलर नेपी यूरिन एंड होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज डिफिशियंसी, व्हाट्स लाइकली काज। तो एक चाइल्ड है, उसका डार्क कलर यूरिन है, नेपी और होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज की डिफिशियंसी है उसमें। तो फिर क्या होगा, कौन सी डिजीज़ होगी पेशेंट को? अल्केप्चुनेरिया। कैप्चुनेरिया में ये एंजाइम एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से होमोजेंटिसेट मेलाइल एसिटोएसिटेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ये पूरा एक पाथवे है जिसमें फिनाइल एलानिन कन्वर्ट हो रहा होता है टायरोसिन में। तो उसमें से एक स्टेप ये होता है कि होमोजेंटिसेट को कन्वर्ट करना होता है मेलाइल एसिटोएसिटेट में। किस एंजाइम की मदद से? होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज की मदद से। तो जब ये एंजाइम एब्सेंट है तो होमोजेंटिसेट कन्वर्ट नहीं होगा मेलाइल एसिटोएसिटेट में, तो फिर डार्क कलर यूरिन होगा। ठीक है, अल्केप्टोनेरिया इस डिजीज़ को कहेंगे। सेल अरेस्टेड इन डिप्लोटीन विच इज़ फेस ऑफ। अब जो एग होता है वो अरेस्ट हुआ होता है डिप्लोटीन में। किस फेस के दौरान? प्रोफेस में। तो प्रोफेस को मज़ीद जब हम डिवाइड करते हैं उसमें एक स्टेप होता है डिप्लोटीन, तो उसमें एग हमारे पास अरेस्ट हुआ पड़ा होता है। फाइनल बॉन्ड स्ट्रेंथनिंग बाय विच टाइप ऑफ कोलाजन है? फाइनल बॉन्ड स्ट्रेंथनिंग कोलाजन टाइप 1 करवाता है, क्योंकि ये और जो अर्ली बॉन्ड हीलिंग कौन करवा रहा था? कोलाजन 3, जो कि वीक होता है, और कोलाजन 1 हमारे पास स्ट्रांग होता है। देखिए, अर्ली बॉन्ड हीलिंग प्लस ग्रेनुलेशन टिश्यू में टाइप 3 कोलाजन होता है। फिर लेट बॉन्ड हीलिंग या बॉन्ड स्ट्रेंथ वो कौन देता है? टाइप 1 कोलाजन। रिगार्डिंग विटामिन ई, ट्रू इज एंटीऑक्सीडेंट है। अ पेशेंट विश टू take supplements for vitamin for rejuvenation came across info on the internet that this vitamin deficiency is similar to that of B12 except for anemia, and in patients with liver and biliary tract disease deficiency occurs। तो ये विटामिन ई है। ठीक है, विटामिन ई की डिफिशियंसी और बी की डिफिशियंसी में सेम हमारे पास साइन और सिम्टम्स होते हैं। दोनों में पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, लेकिन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया सिर्फ विटामिन B12 में होता है, और दोनों एंटीऑक्सीडेंट भी हैं। ठीक है, एंटी एजिंग एंड एंटीऑक्सीडेंट एंड सिमिलर न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। विटामिन B12 डिफिशियंसी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया काज करता है, विटामिन ई काज नहीं करता। ठीक है, वो यही पूछ रहा है कि एक पेशेंट है, वो चाह रहा था कि रिजुविनेशन, ठीक है, उसका एज हमारे पास मेंटेन रहे। तो उसने इंटरनेट पे सर्च किया तो वो कौन सा विटामिन है जो जिसके अफेक्ट सेम होते हैं विटामिन B12 की तरह, सिवाय इसके कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया काज नहीं करेगा उस विटामिन की डिफिशियंसी, तो वो है विटामिन ई। ये हमने थ्योरी में भी पढ़ा था। विटामिन फॉर गुड मेमोरी इज B1 है, क्योंकि इसकी डिफिशियंसी क्या काज कर रहा था? वर्निकीज इंसेफेलोपैथी या बेरी जिसमें मेमोरी लॉस होता है। अब क्लियोसिस एंड कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन है? ये राइबोफ्लेविन था, विटामिन B2 जो होता है उसकी डिफिशियंसी से हाँ ये क्लियोसिस होती है। अब ये सारे इन्होंने लिखे हुए, ये आप पढ़ लेना स्टॉप करके, क्योंकि ये थ्योरी में हमने पढ़े थे, तो इस वजह से। विटामिन सी डिफिशियंसी विल अफेक्ट विटामिन डी डिफिशियंसी। सी डिफिशियंसी क्या काज करेगा? हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि विटामिन सी का फंक्शन ये है, पर प्रोलीन एंड लाइसिन जो कि अमीनो एसिड हैं प्रेजेंट होते हैं कोलाजन में, उनकी हाइड्रोक्सिलेशन विटामिन सी करवाता है। तो जब इसकी डिफिशियंसी होगी तो हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगी प्रोलीन एंड लाइसिन की, तो उसकी वजह से फिर स्कर्वी हो जाएगा, ब्लीडिंग कम होंगे, ब्लीडिंग वेसल्स होते हैं, फ्रेजाइल वेसल्स होते हैं। 1 molecule of glucose completely break into water and carbon dioxide give how much of total number of ATP है? तो इन्होंने दिया हुआ है 38। अब यहाँ पर इन्होंने टोटल पूछा हुआ है, अगर उन्होंने पूछा नेट अमाउंट ऑफ ATP फिर आप लगाते 36। अब 36 ऑप्शन में यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पर क्योंकि इन्होंने टोटल पूछा हुआ है। ठीक है, जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है कंप्लीट, ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, कौन से प्रोसेस के जरिए? सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस के जरिए। और सेलुलर रिस्पायरेशन में कौन कौन से स्टेप हो रहे थे? 4 स्टेप थे। पहला था ग्लाइकोलाइसिस, जिसकी मदद से बन रहे थे पायरुवेट मॉलिक्यूल्स। फिर वो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे थे एसिटाइल को ए में बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट, और फिर एसिटाइल को ए में हमारे पास पूरा एक साइकिल हो रहा था, उसको कह रहे थे क्रेब साइकिल। उसके बाद चौथा जो स्टेप था वो था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इन सारे स्टेप से गुजर के ग्लूकोज कन्वर्ट होता है कंप्लीट किस में? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और ATP बनाता है। टोटल नंबर ऑफ ATP 38 बनाता है। अगर नेट अमाउंट ऑफ ATP पूछें तो वो 36 है। ये सारा डिटेल से हमने पढ़ा था थ्योरी में। फिर है लाइपोप्रोटीन विद हाईएस्ट प्रोटीन। वो कौन सा लाइपोप्रोटीन है जिसमें हाईएस्ट प्रोटीन होते हैं? वो है HDL। अगर वो पूछें लाइपोप्रोटीन विद हाईएस्ट ट्राइग्लिसराइड तो वो होते हैं काइलोमाइक्रोन। अब ये इन्होंने डिटेल से दिए हुए देखें।
अब लाइपोप्रोटीन विद हाईएस्ट ट्राइग्लिसराइड, अब ये पूरा सीक्वेंस आपने याद रखना है, ठीक है। हाईएस्ट ट्राइग्लिसराइड काइलोमाइक्रोन में होते हैं, फिर वेरी लो डेंसिटी में, फिर काइलोमाइक्रोन के रेमिनेंट्स में फिर होते हैं, फिर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में। और लाइपोप्रोटीन विद हाईएस्ट कोलेस्ट्रॉल क्या है, एलडीएल है, फिर वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, फिर एचडीएल है, फिर काइलोमाइक्रोन है। और लिपोप्रोटीन विद हाईएस्ट प्रोटीन वो फिर एचडीएल है, एलडीएल है, वीएलडीएल है, और फिर काइलोमाइक्रोन है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपने याद रखना है, ये सीक्वेंस में भी आ सकते हैं। हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग, हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स में किसकी होती है, फैट्स की होती है सबसे ज़्यादा, 9 किलो कैलोरी देता है फैट, और जबकि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन कितना देते हैं, 4, और अल्कोहल 7 किलो कैलोरी देता है और वाटर तो कोई नहीं देता। प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, लिवर बनाता है प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजिन वगैरह वो सारे, ठीक है, उनको कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। पेशेंट केम फॉर वेट मॉनिटरिंग, बेस्ट एडवाइस फॉर इट, पर्सनल मॉनिटरिंग होता है बेस्ट एडवाइस। फीमेल टेकिंग सप्लीमेंट्स ऑफ फॉर डाइटरी डिफिशियंसी है, आफ्टर सम टाइम ड्यूरेशन शी डेवलप ड्राई माउथ है, ठीक है। फीमेल सप्लीमेंट्स ले रहा था डाइटरी डिफिशियंसी के लिए, उसके बाद उसका ड्राई माउथ है, बोन हाइपरऑस्टोसिस है, ठीक है, बोन की हमारे पास थिकनेस हो गई है, और पेपिलो एडिमा हो गया है, नोजिया एंड वोमिटिंग है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन विच ऑफ दीज है, तो इसमें है विटामिन ए की इंक्रीज। विटामिन ए को जब एक्सेस में लेते हैं तो उसमें ड्राई माउथ होता है, बोन हमारे पास थिक हो जाते हैं, पेपिलो एडिमा हो जाता है, और इसके अलावा नोजिया एंड वोमिटिंग होती है। इज मेटाप्लेजिया, इन मेटाप्लेजिया इफ क्रोमोसोम डिवाइड ट्रांसवर्सली रादर देन लॉन्गिट्यूडनली व्हाट विल हैपन है, तो उसको हम नाम देते हैं आइसोक्रोमोसोम। वैसे नॉर्मली हमारे पास लॉन्गिट्यूडनली वो डिवाइड होते हैं, तो अगर ट्रांसवर्सली डिवाइड होंगे तो उसको कहते हैं आइसोक्रोमोसोम। उसके बाद हमारे पास है malnourished child with multiple extracted teeth he had on radiography scans were not suggestive of his age. A malnourished child with multiple extracted teeth he had on radiography scans were not suggestive of his age. Calculation how will you assess है, तो एक माल नरिश चाइल्ड है जो जिसके एक्सट्रैक्टेड टीथ मल्टीपल हैं और रेडियोग्राफी के ऊपर, लेकिन क्या है, रेडियोग्राफी स्कैन वाज नॉट सजेस्टिव ऑफ हिज एज, तो उससे हमें उसके एज का पता नहीं चल रहा। अब उसके एज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे असेस करेंगे, तो वह है हाइट एंड वेट रेशो, क्योंकि माल नरिश चाइल्ड में तो आपको पता है उनमें हमारे पास वेट, बॉडी वेट वगैरह भी बहुत डिक्रीज़ हुई पड़ी होती है ना। तो हाइट एंड वेट उसी की बेस पे हम लोग फिर क्या है उसका एज निकालते हैं, हाइट और वेट का रेशो जो होता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी में एक तो हम मेटफॉर्मिन दे रहे होते हैं डायबिटीज़ में, तो वो भी विटामिन B12 डिफिशिएंसी काज करता है। फिर वैसे भी हमारे पास उसमें विटामिन B12 डिफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से डीमाइलिनेशन वगैरह और पेरिफेरल न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी की काज वस्कुलाइटिस भी होती है, वस्कुलोपैथीज़ भी होते हैं, माइक्रो एनेरिज्म्स, माइक्रो जो वस्कुलर कॉम्प्लिकेशन उसकी वजह से भी हो सकता है। तो इन सब में हमारे पास बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, विटामिन B12 जिसको कहते हैं कोबेलामिन। पेशेंट प्रेजेंट्स विद एनीमिया, रिस्ट ड्रॉप है, एक पेशेंट को एनीमिया है और साथ में रिस्ट ड्रॉप आपको पता है रेडियल नर्व के डैमेज की वजह से, कॉन्स्टिपेशन भी है और साथ में पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स किस चीज़ के हैं, लीड पॉइजनिंग विटामिन B6 डिफिशियंसी काज करता है, और विटामिन B6 डिफिशियंसी पेरिफेरल न्यूरोपैथी काज करता है, कॉन्स्टिपेशन भी काज करता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, रेडियल नर्व भी एक हमारे पास नर्व है, तो उसकी भी न्यूरोपैथी हो जाएगी और रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा। 5 m ऑफ कोलेस्ट्रॉल, 5 ml है असल में, ठीक है, 5 ml ऑफ कोलेस्ट्रॉल या मिलीग्राम है, रिड्यूस फ्रॉम डाइट, देन हाउ मच चांस ऑफ IHD रिड्यूस्ड है, 25% है। अ पेशेंट विद यूरोपोर्फायरिया 1 इन यूरिन डायग्नोज्ड विद कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोएटिक पोर्फायरिया, एंजाइम डिफिशिएंट इज यूरोपोर्फायरिनोजन 3 सिंथेटेज, ये भी रट्टे वाली चीज़ आपने रटना है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन, ये स्पेशली RBCs में होता था। ये देखिए साइटोप्लाज्म ऑफ RBC। अब इसका काम क्या था, इसके दो काम थे, एक था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में मिला के कार्बोनिक एसिड बनाना, H2CO3, इन दोनों को मिला के H2CO3 बनाना, और फिर इसी H2CO3 को कार्बोनिक एनहाइड्रेज लंग्स में भी होता है, वहाँ पर वो क्या करेगा, इस H2CO3 को तोड़ के, बल्कि इधर ही ब्लड के अंदर हमारे पास प्लाज्मा के अंदर H2CO3 टूट जाएगा किस में, हाइड्रोजन आयन में प्लस बाइकार्ब में,
ये, और फिर लंग्स में जाके हमारे पास बाइकार्ब और हाइड्रोजन वापस मिल जाएंगे, कार्बनिक एनहाइड्रेज उनको दोबारा मिलाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो कार्बनिक एनहाइड्रेज का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के कार्बोनिक एसिड बनाना, और उसी कार्बोनिक एसिड को तोड़ के हाइड्रोजन आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन बनाना, और बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्लाज्मा में ट्रेवल करता है और लंग्स तक पहुंचता है। लंग्स में फिर वो बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन वापस मिलेंगे इसी कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मदद से, और वापस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएंगे, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा एक्सलेशन में, और वाटर हमारे पास क्या है, ब्लड में रहेगा, अगर एक्सेस है तो यूरिन में निकलेगा। ग्लूकोज लेवल बिटवीन मील इज़ मेंटेन्ड बाय, अब टू मील्स के दरमियान ग्लूकोज लेवल को कौन मेंटेन कर रहा होता है, हेपेटिक ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। मतलब आपने सुबह नाश्ता किया और जोहर को आप खाना खा रहे हैं, इस 2 मील्स के दौरान जो ज़ाहिर है ब्लड ग्लूकोज कम हो जाता है, और उस ब्लड ग्लूकोज को कौन मेंटेन कर रहा होता है, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन हो रही होती है, ठीक है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो रही होती है, जो कि लिवर में प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजन, ठीक है, स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, फिर वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वो ग्लूकोज ब्लड में आता है और ब्लड को ग्लूकोज को मेंटेन कर रहा होता है। अच्छा, आफ्टर मील ग्लाइकोलाइसिस हो रहा होता है, बिटवीन मील ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस है। अब आफ्टर मील क्या है, ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है तो उसको मेंटेन करना मतलब उसको कम करना, तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। वो सारा ग्लूकोज, क्योंकि ज़्यादातर ग्लूकोज इंटर होता है टिश्यूज़ में, वहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस होती है। और बिटवीन मील क्या है, कम होता है हाइपोग्लाइसीमिया, तो उसको ज़्यादा करना होता है, ठीक है, नॉर्मल की तरफ ले जाना होता है, तो वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहे होते हैं। फैट रिच लेकिन मेनली ग्लाइकोजिनोलाइसिस। फैट रिच मील इट्स एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन इंक्रीज, अब फैट रिच मील है उसके एब्जॉर्प्शन को डाइजेशन को कौन इंक्रीज करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है। कोलेसिस्टोकाइनिन एक एंजाइम, अब नाम से जाहिर है ये कोल मीन्स गाल ब्लैडर, कोलसिस्ट का क्या मतलब होता है, गाल ब्लैडर, कोल मीन्स गाल, सिस्ट मीन्स ब्लैडर, काइनिन मीन्स उसकी मूवमेंट, तो गाल ब्लैडर की कंट्रक्शन करवाता है ये कोलसिस्टोकाइनिन, और वहाँ से बाइल एसिड और बाइल जूस को रिलीज़ करवाता है इंटेस्टाइन में, और वो इंटेस्टाइन में वो इमल्सिफिकेशन करेगा किस चीज़ की, फैट्स की, उसके बाद फिर फैट्स की डाइजेशन कौन करवाएगा, लाइपेज करवाएगा। तो ये वाला एंजाइम इस तरह से गाल ब्लैडर से बाइल जूस को निकलवा के फैट्स के इमल्सिफिकेशन को इंक्रीज़ करता है, और फिर उसकी वजह से फैट की डाइजेशन इंक्रीज़ होती है, और फिर उनकी एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज़ होती है। लेंस मेटाबॉलिज्म रिक्वायर विच ग्लूकोज, लेंस के मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। अ 2 ईयर बेबी ब्रॉट बाय मदर सेड देयर इज ट्रांजिएंट डिक्रीज ऑफ ब्लड शुगर है एंड हेपेटोमेगली है, देन डायग्नोज्ड एज वोन गिरकीज डिजीज़ है, द डॉक्टर वुड एडवाइज है। वोन गिरकीज डिजीज़ में डॉक्टर क्या एडवाइस करेंगे, इंक्रीज इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या है, ब्लड हाइपोग्लाइसीमिया के अपोजिट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक एडवाइस करते हैं। तो आज तक इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे पढ़ेंगे, कुछ अगर समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।